वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये हमारी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बिम्स्टेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिम्स्टेक क्या है इसके बारे में हम आज पूरे डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो कंप्लीट फॉर्म होता है, जो इसका पूरा नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। तो ये इसका पूरा नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके एग्जैक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में बनाएंगे और इसे याद करेंगे। और स्पेशली एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल जो आप भारत देख रहे हैं उसमें बे ऑफ बंगाल है, उससे लगे होने वाले जितनी भी कंट्री है इसमें आपका सदस्य के रूप में आती है। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसमें सदस्य के रूप में आते हैं। तो ये है हमारा बिम्स्टेक। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद क्या करना है। ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ये एक आपका क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको टर्म याद करना है, ये क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। अब यहाँ पे आपका जो है कि टोटल सदस्यों की जो संख्या आती है वो 7 आती है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 5 सदस्य हैं ये आपका जो है कि दक्षिण एशिया से होकर के आते हैं। तो 5 सदस्य आपका दक्षिण एशिया से होकर के आते हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। अब ये वही देश हैं जो आपने सार्क में पढ़ा। तो सार्क में भी आपका कितने देश हैं? 8 देश हैं जो साउथ एशिया के हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो है कि साउथ एशिया के 5 ऐसे देश हैं जो बिम्स्टेक में सदस्य देश हैं। अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया की इसमें जो है कि 2 कंट्री आती हैं। एक आप म्यांमार, अब ये म्यांमार जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये म्यांमार मैंने आपको बताया था कि जो आपका सार्क है उसमें ये नहीं आता। और ये जो थाईलैंड है इसमें आपका जो है कि सदस्य है। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल सदस्यों की संख्या हमारी 7 हो जाती है। तो 5 ऐसे देश हैं जो आपका दक्षिण एशिया से आते हैं, 2 ऐसे देश हैं जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से आते हैं। अभी हम मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको मैंने पहली वाली जो ऑर्गेनाइजेशन बताई, सार्क के बारे में बताया, उसमें टोटली मैंने अच्छे ढंग से डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपका जो कि साउथ एशिया के अंतर्गत आती है। तो 8 कंट्री के नाम आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे आप देखें तो ये उसके सदस्य देश आप यहाँ लिस्ट में देख पा रहे होंगे। ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका भूटान है, ये आपका जो है कि भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। यही 5 ऐसे देश हैं जो आपका कहाँ से आते हैं? ये साउथ एशिया से होकर के आते हैं। तो ये साउथ एशिया के देशों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानेंगे। और 2 ऐसे देश हैं जो आपका कहाँ से आते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया वाले, एक आपका जो है कि म्यांमार आ जाता है और एक आपका क्या आ जाता है? थाईलैंड आ जाता है। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यहाँ इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे, ये इसमें आप अपने भारत को देख रहे हैं। यहाँ पे एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको नेपाल के नाम से जानते हैं। ये एक भूटान लैंड लॉक कंट्री है, इसको भी हम जानते हैं। बांग्लादेश जो कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ ये बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो आपका जो है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ये म्यांमार है। अक्सर आपका जो है कि मैंने आपसे बताया कि ये जो सार्क कंट्री है उसमें आपका कंटिन्यू ऑप्शन में एक पॉइंट ये होता है म्यांमार। तो म्यांमार आपका जो है कि इसमें जो है कि सदस्य देश नहीं है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो नीचे और 2 देश आते हैं। यही आपका जो मेन है, ये आपके 2 देश हैं जिसको आप म्यांमार कहेंगे और थाईलैंड कहेंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। जबकि यहाँ पे ये जो आप नेपाल की बात करेंगे, ये भूटान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, यहाँ पे आपका जो है कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मालदीव भी है, और इधर आपका पाकिस्तान और इधर आपका जो है कि अफगानिस्तान। तो ये जितने भी हैं ये आपका जो है कि साउथ एशिया में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कंट्री आप देख रहे हैं, एक कंट्री ये और एक कंट्री ये आपका जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बनाया क्यों गया है, सबसे मेन पॉइंट ये है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इसको क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसका उद्देश्य आता है, यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉइंट यही होता है कि आर्थिक विकास को तीव्र करना। यानी इस क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके से हम क्या कर सकें कि आर्थिक विकास अच्छा कर सकें, सहयोग और समानता की भावना को विकास कर सकें। यानी हम एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ें। सदस्य राष्ट्र को जो है कि जितने भी इसमें आपका सक्रिय लोग हैं उनको जो है कि आपसी सहयोग कर सके, उनको सहयोग कर सके और उनको पारस्परिक जो है कि सहायता दे करके उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आप अगर कैसे साइंस एंड टेक में जो है कि इस एरिया में काम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये इस तरीके के पॉइंट हैं जिसपे आपका जो है कि क्या किया जाता है, बिम्स्टेक के माध्यम से कार्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या है। सिद्धांत की बात करेंगे तो ये समान संप्रभुता, यानी आप ये कह सकते हैं इक्वल सोवरेनिटी की बात की गई, क्षेत्रीय अखंडता की बात की, राजनीतिक स्वतंत्रता
क्षमता की बात की गई है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सभी कंट्री अपने आप में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करती है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई इंटरनल मैटर है तो उसमें आपका जो कि सदस्य देशों के द्वारा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा क्या होता है कि आपके बीच में जो है कि तनाव उत्पन्न होंगे, और यदि आपके बीच में तनाव होते हैं और एक दूसरे का सहयोग नहीं होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है, तो आप अपने टारगेट को प्राप्त करने में पिछड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि आपका आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही जाती है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी रीजन में अगर अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, अगर अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पूरे रीजन को प्रभावित करती है। तो आज हम जो है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में हैं, और ग्लोबलाइजेशन के समय में ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम जो है कि एक्सेप्ट की जाती है कि इस तरीके की सिचुएशन यदि है तो हमें जो है कि उससे प्रभावित होना पड़ेगा। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इन सभी देशों के साथ पारस्परिक लाभ जो है कि एक्सेप्ट करना, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना, ये इस तरीके के जो है कि इनके सिद्धांत हैं, इस पर ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी क्षमता क्या है, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इनके पास क्या है कि हम इसको इतना इंपॉर्टेंट दें। अगर आप क्षमता की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये पता लगेगा कि अगर ये दोनों संगठन की बात करें, चाहे एक सार्क की आप बात करें और उसके बाद आप आसियान की बात करें, तो ये एक तरीके से क्या करता है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक सेतु के रूप में बन के आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि साउथ एशिया के जितने भी रीजन हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम जो है कि आसियान कंट्री के साथ जोड़ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आसियान की दो कंट्री यानी थाईलैंड और म्यांमार है, अगर ये दोनों कंट्री आपस में यहाँ पे अच्छा कोऑपरेशन करती हैं तो एक हद तक ये कह सकते हैं कि हम आपका जो है कि इन दोनों के माध्यम से अच्छे तरीके से जो भी इसके सिद्धांत रहे हैं कि एक दूसरे का सहयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को संवारना, अपनी राजनीतिक स्थिति को संवारना, मीनी आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिम्स्टेक के अंदर आती है। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, ये बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, प्रशांत विचार का केंद्र बनने के लिए क्षमता ना, तो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, देखिए ये जो आपका चाइना है, ये लगातार जो बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है, तो इस पेनिट्रेशन को रोकने के लिए इनके साथ हमारा कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चाइना अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगातार उन्होंने जो काम किया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ऋण जाल में फंसा करके अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है कि कुछ इस तरीके का रिलेशन क्रिएट करना कि वो आपका भारत के लिए जो है कि प्रभावशाली, यानी ओवरऑल कह सकते हैं भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में इनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने अभी ये पॉइंट आपका डिस्कस किया कि ये आसियान और सार्क के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन, एक मंच प्रदान करते हैं। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन किए गए हैं जिसमें ये कह सकते हैं टोटल पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है 22% यहाँ पे आती है। टोटल जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें जो है कि 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है कि इसमें आपका जीडीपी आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बिम्स्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभर रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि बिम्स्टेक में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ें आप जो है कि यहाँ पे इनके पॉपुलेशन प्लस उसका जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के माध्यम से समझ सकते हैं। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरता है, तो ये भी अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है उसमें आपका किसी भी तरीके से अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ें और अच्छे ढंग से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, और जो भी इस बे ऑफ बंगाल से लगे हुए राष्ट्र हैं, जो इनके सदस्य देश हैं, इनके जो है कि आर्थिक विकास और इनकी आर्थिक समृद्धि और इनके जो भी टारगेट रहे हैं, जो सामूहिक टारगेट रहे हैं, जो सबकी एक समान प्रॉब्लम रही है, उस चीज़ को अचीव करने में आसानी हो सके। तो ये चीज़ें आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि इनके पास इतनी क्षमताएं हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपका जो है कि इनके साथ डेवलप की है। आप ये कह सकते हैं कि क्या परियोजनाएं हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ये एक जिसको हम जो कि क्या बोलते हैं, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। अब ये कलादान मल्टी मॉडल परियोजना क्या है, ये एक तरीके से तीनों जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तीनों आपका क्या है, ये कनेक्टिविटी से संबंधित एक आपका जो है कि प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कि भारत है, ठीक, और यहाँ पे आपका म्यांमार है। म्यांमार को हम क्या बोलते हैं, म्यांमार को हम ये बोलते हैं कि ये आसियान का गेट है। हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, इंटर करेंगे और आसियान के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अच्छा कोऑपरेशन बना लेंगे। और आज आसियान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम जब आसियान वाला वीडियो जो है कि पढ़ेंगे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि हम अगर आसियान के साथ अच्छा रिलेशन बना लेते हैं तो चाइना
की जो पेनिट्रेशन है बे ऑफ बंगाल में है, और प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसियों देशों के साथ जिस तरीके से वो अपने संबंध को स्थापित करके अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आज भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने अच्छे रिलेशन क्रिएट कर सके, प्लस आपका जो है कि नेबर कंट्रीज़ है उनके साथ। तो अपने आप में बिम्स्टेक दोनों तरीके से इस चीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो है कि अपने पड़ोसी देश यानी साउथ एशिया आसियान साउथ एशिया यानी सार्क के देश और उसके बाद जो है कि आसियान के देश के साथ एक जो है कि मंच प्रदान करता है बिम्स्टेक। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, इसमें कौन कौन है? इसमें आपका जो है कि म्यांमार है, इसमें भारत है, प्लस आपका जो है कि थाईलैंड है, इनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब उसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट है ये आपका ये उत्तर भारत सॉरी जो आपका सार्क कंट्रीज़ हैं उन देशों के साथ जो है कि आपसी कनेक्टिविटी जो है कि डेवलप करने की बात की गई है, जिसमें आपका ये 4 देश आते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म अगर आप बात करेंगे BBIN है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है और नेपाल है। ये मोटर वाहन समझौता है और इसके माध्यम से क्या करना है, इन रीजन में आपका कनेक्टिविटी अच्छी बना करके रखना है। वैसे आप ये देखेंगे भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन ठीक ठाक रहें। हर साल कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट इन देशों के साथ की जाती है ताकि हम इन देश के साथ अपना जो है कि अच्छा रिलेशन बना करके रखें। अब यहाँ पे देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है, ये भारत जो है आपका जो है कि बिम्स्टेक में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे 3 प्रमुख नीति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। नंबर 1 क्या है, ये नेवर फर्स्ट है, यानी नेवर फर्स्ट का मतलब क्या, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की रही है और इसके जितने पड़ोसी देश है इनके साथ अच्छे कोऑपरेशन करना। किस बेस पे करना, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। यदि आपकी एजुकेशन ठीक ठाक है, आपके पास एजुकेशन टेक्निकल है या आप कह सकते हैं कोई भी अच्छा डेवलपमेंट यदि आप एजुकेशन में कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप जो है कि अपने पड़ोसी देश के साथ भी शेयर करें, यानी ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि उसमें उसका सहयोग करें। ठीक, तो ये अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमारे यहाँ कोई चीज़ बनी और उसके बाद जो है कि हमने उनको शेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ ये है कि एक कोऑपरेशन डेवलप किया जाएगा। जैसे अगर आप बात करेंगे कोविड के समय में हमने जो है कि एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हम कह सकते हैं कि कोविड मैत्री, जिसके माध्यम से 100 से ज़्यादा जो हमारे पड़ोसी देश रहे हैं उनको हमने क्या किया, 100 से ज़्यादा जो है कि दुनिया भर में जो देश रहे हैं, पड़ोसी देश तो आपका थे ही, बट ओवरऑल आपका जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी वहाँ पर भारत ने इस चीज़ को दिया था। तो ये एक तरीके से मेन पॉइंट ये है कि हम सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखेंगे, अपने नेबर्स कंट्री का रखेंगे। तो आसियान और उसके बाद अगर आप बात करेंगे ये जो आपका बिम्स्टेक है और प्लस आपका जो है कि सार्क है, ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका ये एक मंच प्रदान करता है कि हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आसियान कंट्री है उसके साथ हमारा प्लान है, इसको क्या बोलते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। तो अगर आप ये देखेंगे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मंच प्रदान कर रहा है जिसमें आपका जो है कि म्यांमार और थाईलैंड, इसमें 2 देश हैं, तो ये भी एक तरीके से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि इसमें पार्ट है तो वो क्या है, आपका जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य का मतलब जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जो 7 सिस्टर हैं उसमें अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम विकास हुआ है। तो डेवलपमेंट के नाम पे यदि विकास कम हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जा सकता है। और यहाँ जो आपका पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनका अच्छा खासा जो है कि क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर आप पूरे भारत के रीजन की बात करेंगे तो इसमें पूरे भारत में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बिम्स्टेक एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जब हम जो है कि अपने पूर्वोत्तर के राज्यों को अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, विकास दे सकते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि म्यांमार के माध्यम से हम इंटर करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों के माध्यम से, यानी पूर्वोत्तर में जाएंगे, पूर्वोत्तर के माध्यम से हम कहाँ इंटर करेंगे, पूर्वोत्तर के माध्यम से हम इंटर करेंगे आपका म्यांमार में, और म्यांमार के माध्यम से हम आसियान कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे। तो जब हम उनके साथ ये कनेक्टिविटी बनाएंगे तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उस रीजन में आपका डेवलपमेंट हर हाल में होगा। तो ये सबसे बड़ा आपका जो है कि एक पॉइंट होगा पॉजिटिव जो हमें जो है कि बिम्स्टेक के माध्यम से मिलेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये जो आपका कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र रहे हैं, यानी व्यापार और निवेश के, है ना, व्यापार और निवेश में हम इसमें आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी होगी, यानी एनर्जी होगी, परिवहन एवं संचार कह सकते हैं। पर्यटन अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पे कर रहा है, यहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सहयोग के क्षेत्र में। और उसके बाद मत्स्य पालन है, कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सकता है। सांस्कृतिक सहयोग यानी कल्चरल हेल्प हमारी हो सकती है। पर्यावरण आपदा, ये तो आपका बहुत ज़्यादा जो है कि डिस्कशन होने वाला पॉइंट है जिसमें हमें जो है कि काम करने की ज़रूरत भी है। लगातार कंटिन्यूस आपका क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है कि आपका परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद आपका क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, लोगों के बीच आपसी संपर्क है, गरीबी उन्मूलन है, यानी गरीबी को जो है कि आपको कम करना है। ये सारे ऐसे पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, इस तरीके के जितने भी इशू हैं इस पे हमें क्या करना है, एक साथ जो है कि कार्य करने की ज़रूरत है। यानी कॉमन ऐसे इशू हैं जो आप ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको सार्क में भी बताया था, यही चीज़ आपका जो है कि स्पेशली कह सकते हैं कि बिम्स्टेक के अंदर है, जो एक एरिया प्रोवाइड करती है, उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा खासा
डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।